जोहार, नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इफ़को देश की प्रगति में और देश की आधारभूत संरचना में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। इफ़को कृषि के विकास में और कृषि के सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इफ़को के प्रगति, इफ़को की गति और देश की प्रगति में इफ़को की भूमिका ऐसे विषय पर हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच इस चर्चा को गति प्रदान करने के लिए स्थानीय मतलब झारखंड प्रदेश के विपणन प्रबंधक श्रीमान उपेंद्र कुमार सिन्हा जी उपस्थित हैं। उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र जी, इफ़को का जैसे ही नाम आता है वैसे ही कहीं न कहीं कृषि के साथ इसका जुड़ाव स्पष्ट हो जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इफ़को कृषि की संस्कृति के विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इफ़को के बारे में जानते नहीं हैं। मेरा मतलब इफ़को है क्या? सर, पूरा नाम इसका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हुआ जी, जिसे लोग इफ़को के नाम से जानते हैं। यह एक सहकारी संस्था है जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन करने वाली और विपणन करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था, जिसमें मात्र इसका 57 सहकारी समितियां सदस्य थी। अभी लगभग 40,000 सहकारी समितियां इसके सदस्य हैं और उन सहकारी समितियों से लगभग भारत के सभी कृषक जुटे हुए हैं। तो एक तरह से मान लीजिए कि इफ़को के मालिक भारतीय कृषक हैं जी। अच्छा, जब सहकारी समिति मतलब ये जो इफ़को है मतलब बंच ऑफ माने समितियाँ, सहकारी समितियाँ, यानी सहकारी समितियों का ही ये ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो उपेंद्र जी, सहकारी समितियाँ क्या है, कैसे काम करती है? सहकारी समितियाँ सर मुख्य रूप से कृषकों का एक समूह है जी, जो राज्य सरकारें उसकी रजिस्टर्ड करती है और उसके द्वारा ही आरंभ में हम लोग उर्वरक की आपूर्ति, चूँकि इफ़को की जब स्थापना हुई थी तो उसमें से एक मुख्य उद्देश्य था सहकारिता को बढ़ावा देना या उसको मजबूत करना। उसी के तहत आरंभ से हम लोगों ने सहकारी समितियों के माध्यम से ही उर्वरक का व्यवसाय करते थे जी। लेकिन सहकारी समितियाँ कुछ राज्यों में तो बहुत अच्छा कार्य किया, कुछ राज्यों में ठीक से कार्य नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने वैकल्पिक उसकी व्यवस्था की, वो भी कोऑपरेटिव में ही, जैसे कि IFFDC हम लोग का एक्ट है, इंडियन फार्मर्स फॉरेस्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके माध्यम से हम लोगों ने उर्वरक की आपूर्ति की। और भी अन्य जो सहकारी समितियां हैं, स्वावलंबी सहकारी समितियां, उनके माध्यम से कर रहे हैं। तो हम लोगों का इफ़को एक सहकारी समितियों को कैसे आगे बढ़ाएं, इसमें बहुत अच्छा योगदान कर रही है। और जो भी इसके मेंबर हैं सहकारी समितियाँ, उनको पिछले 8 वर्षों से लगभग 20% उनका अंशदान है हमारे यहाँ, उनका डिविडेंड हम लोग देते हैं। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि सहकारी समिति आंदोलन में भी इफ़को की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है या है? बिल्कुल सर, सहकारी समितियों को हम लोग समय से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में 2 कोऑपरेटिव ट्रेनिंग करते हैं, जिसको हम लोग सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम कराते हैं, और एक जिला में जिला स्तरीय सम्मेलन करते हैं, प्लस राज्य में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन भी करते हैं। और सहकारिता को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी इफ़को के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ में सहकारी समितियों को प्रशिक्षण की बात है तो हम लोग फूलपुर में हम लोग का अपना फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, या दिल्ली गुड़गांव में हम लोग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी सहकारी समितियों के अध्यक्ष या जो उसके सचिव हैं उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा, अपने झारखंड में ये किस प्रकार से काम कर रहा है? झारखंड में सर, क्योंकि झारखंड या बिहार में कोऑपरेटिव मूवमेंट उतना मजबूत नहीं है जी। तो यहाँ कैसे काम करता है? झारखंड में सर हम लोग लगभग, जैसे उर्वरक के क्षेत्र में मुख्य उर्वरक जो है DAP, यूरिया, मिक्स कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, इसमें लगभग 33% हम लोग का योगदान है। और वो सहकारी समितियाँ या कुछ अन्य सोसाइटी, अन्य प्रकार की भी, जैसे है टी बाज़ार का हम लोग फ्रेंचाइजी है, IFFDC का फ्रेंचाइजी है, उनके माध्यम से हम लोग उर्वरक की सप्लाई करते हैं।
पहले हम लोग यहाँ पर 6 रेट पॉइंट हम लोग का था जी। राज्य सरकार के सहयोग से एवं इफको का अपना प्रयास से एक हम लोगों ने दुमका नया रेट पॉइंट खुला है और वहाँ भी उर्वरक मंगा करके और संथाल मेनली संथाल परगना किसानों को दुमका से एवं देवघर से जसीडीह से उर्वरक की आपूर्ति करते हैं, जिससे उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है, किराया भी कम, भाड़ा कम पड़ता है। उसी तरह से रांची, हजारीबाग, पलामू और इन लोगों को भी हम लोग रेट मंगा करके उर्वरक की आपूर्ति करते हैं। साथ ही लगभग 2017 से रांची और जमशेदपुर का मतलब ईस्ट सिंहभूम जी कोल्हान कह सकते हैं, कोल्हान प्रमंडल के 7 जिला, रांची और कोल्हान के 7 जिला में हम लोग अपने जो पारादीप में हम लोग जो प्लांट है जी, और वहाँ से सीधी रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से उर्वरक की आपूर्ति करते हैं, जिससे उनको एक पैसा भी किराया नहीं देना पड़ता है और किसानों को सस्ता मतलब उचित दर पर और गुणवत्तायुक्त उर्वरक की आपूर्ति समय से हो जाती है। अच्छा उपेंद्र जी, एक चीज़ जो मन में रहता है कि किसानों के या लोगों के मन में कि उर्वरक का उपयोग करने से खेत में जो ताकत है, पैदावार है, वो उस समय तो बढ़ जाता है, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। जी बिल्कुल सही। तो इस विषय को मतलब ये कितना तक के सत्य है? बिल्कुल सही। और इसके लिए अगर ये सत्य है या असत्य है तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, सही कहना है आपका जी। हमारी मिट्टी दिन प्रतिदिन रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उसकी उर्वरक क्षमता में कमी होते जा रही है। जी। आप 2010 के दशक में या कह लीजिए 2000 के दशक में 1 एकड़ में 8 किलो यूरिया से अगर हम 11 किलो अनाज उत्पन्न करते थे, वो 5 किलो पर आ गया है और वो दिन प्रतिदिन कमते जा रहा है। मतलब अब ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होते जा रही है। इसके लिए इफको ने बहुत सारे उर्वरक का निर्माण किया है, जिससे कि हमारी मिट्टी को बचाया जा सके। एक तो कि जैव उर्वरक भी इफको का एक उर्वरक है, जो कि किसानों अगर उसको प्रयोग करते हैं तो उसमें जो मिट्टी में हमारा अघुलनशील फास्फोरस, पोटास या अन्य पोषक तत्व रहते हैं, उसे वो घुलनशील बना करके फसल को उपलब्ध करा देती है। दूसरी चीज़, अन्य और भी जो पोषक फसल उत्पादन के लिए 16 या 17 पोषक तत्व की आवश्यकता जरूरत होती पड़ती है। उसमें अगर एक पोषक तत्व की भी कमी हो रही तो हमारी उत्पादन जितना हम चाहते हैं प्रभावित हो जाता है, नहीं होता है। तो उसके प्रति भी इफको ने बहुत सजगता रूप से काम की है और लगभग सभी तरह के उर्वरक न्यूट्रिएंट्स इफको अभी किसानों को सप्लाई कर रही है। हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहेंगे, झारखंड में ड्रिप की खेती अच्छा होता है और ड्रिप की भी खाद जो है, जैसे कि वाटर जल विलेय उर्वरक, सूक्ष्म एवं गौण पोषक तत्व, जैव उर्वरक की भी आपूर्ति इफको कर रही है। अभी वर्ष 2021 में हम लोग का एक नया उर्वरक, आप नाम जानते रहे होंगे, नैनो यूरिया। हाँ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नैनो यूरिया तरल का उत्पादन आरंभ हुआ। ये इसमें क्या विशेषता है और ये क्या बचा रहा है खेती को? बहुत ज़्यादा इससे फायदा है, किसानों को भी फायदा है, हमारे पर्यावरण को फायदा है, प्लस हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी फायदा है। अच्छा, यानी कम पैसा खर्चा हो रहा है। तो ये एक जो हमारी एक जो ये नैनो यूरिया का एक बोतल है जी, वो 1 बोरी यूरिया यानी 50 किलो यूरिया के बराबर है। अच्छा। और 1 एकड़ के लिए इसमें स्प्रे किया जाता है। इससे नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है और इससे हमारी जो अभी हम लोग जब हम दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। मोटी हम बताएं कि अगर 100 रुपया का अगर हम यूरिया डालते हैं तो मात्र पौधा 30 रुपया ही ले पाता है, बाकी लगभग 70% यूरिया मेरा बर्बाद हो जाता है। यानी वो किसी न किसी रूप से उड़ जाता है। ज़मीन के बहुत नीचे चला जाता है, जो कि हमारी
पीने वाला पानी मिल जाता है, या एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है। मतलब वो दोनों तरफ से जो अभी जो जिस दानेदार यूरिया का हम उपयोग कर रहे हैं वो हमारे वातावरण को भी गंदा कर रहा है, पानी को भी मतलब प्रदूषित कर रहा है, लेकिन ये नैनो यूरिया से ये दोनों ऐसा प्रदूषण नहीं होगा। सर तीन मुख्य रूप से 4 फायदे हैं जी। एक तो कि हमारी लागत में कमी होती है, ठीक है। दूसरा है कि हमारी मिट्टी और लागत में कैसे कमी लागत सर नैनो यूरिया का कीमत अभी एक्चुअल कीमत उसका लगभग 21-2200 रुपया प्रति बोरी है, दानेदार यूरिया का, जिसमें भारत सरकार का लगभग 1800 कुछ रुपया सब्सिडी है और शेष 266 रुपया 50 पैसा हम लोग किसानों को देना पड़ता है, जबकि इस यूरिया को बिना सब्सिडी का मात्र 225 रुपया है। इसमें भारत सरकार 1 पैसा सब्सिडी नहीं देती है, तो भारत सरकार का भी पैसा बचता है प्लस किसान के भी पैसा बचता है। अच्छा, भारत सरकार का भी जो पैसा बचेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलपमेंट में जी डेवलपमेंट में काम आएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इससे सर एक फायदा और इस सब जो सबसे अच्छा है कि वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं होती है, हमारी मिट्टी स्वस्थ होती है, मिट्टी में कोई अति नहीं होती है, और जो जल है, जो पीने वाला जल है वो प्रदूषित नहीं होता है। इसका इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अच्छा, ये वातावरण को कैसे नहीं इफेक्ट मानी कैसे नहीं सर जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं जी, तो बहुत सारा नाइट्रोजन उड़ करके वायुमंडल में जाता है और वो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। साथ में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका टोटल नाइट्रोजन जो है सो पौधा में जो फसल में हमारा स्टोमेटा है उसके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है, और जैसे जैसे पौधे की आवश्यकता होती है वैसे नाइट्रोजन वो रिलीज करता है। दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं तो पौधा हमारा 3 से 4 दिन में लेता है, लेकिन 10 दिन के अंदर में वो पुनः नाइट्रोजन समाप्त हो जाता है। इसके केस में लगभग 17 से 20 दिन 25 दिन तक पौधा मेरा हरा अब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका स्प्रे का भी किया है। तो पहला स्प्रे जब मिट्टी में फसल ऊपर बढ़िया हो जाए, मैंने पत्तीदार खूब पत्ती अच्छा हो जाए, आच्छादन बढ़िया हो जाए, तब प्रयोग करें। और दूसरा प्रयोग हम लोग फूल आने के बाद इतना दिन नाइट्रोजन वो पौधा। अब जैसे गेहूं का फसल है जी, तो गेहूं के फसल में ऐसा होता था कि जैसे बीजने के समय में उसमें थोड़ा यूरिया थोड़ा DAP लगा करके फिर उसको बिजाई कर दें। इसमें सर बेसल जो बिजाई के समय में यूरिया और DAP तो दें, लेकिन जो हम लोग टॉप ड्रेसिंग यूरिया करते हैं उसको टॉप ड्रेसिंग में यूरिया दानेदार यूरिया न दे करके नैनो यूरिया सेकेंड जो मतलब हाँ, हम 21 दिन के बाद जो पानी डालते हैं जी, तो उस समय में न पानी डालें और न ये पानी तो सर डालना है, पानी तो देना हाँ, लाजमी है। ठीक है, तो पटवन करना है। और तो इसमें नैनो यूरिया का स्प्रे पटवन करने के बाद उससे पहले भी कर सकते हैं। इसमें सर सबसे बड़ा एक खूबी और है जो हम पहले नहीं बता पाए जी। इसमें जैसे हम लोग यूरिया का प्रयोग पटवन के बाद करते हैं, नमी होना चाहिए खेत में। अगर कोई बैरन खेती हो रही है जहाँ की पटवन साधन नहीं है वो वहाँ भी इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। नहीं, उसमें होता क्या है ना कि जैसे यूरिया कहीं ज़्यादा पड़ गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैनुअल है, हाथ से छींटते हैं, कहीं ज़्यादा पड़ गया तो जल गया, फसल बर्बाद हो गया। इसमें ऐसा कोई नहीं है सर। ये बहुत अच्छा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है, आम पब्लिक के लिए अच्छा है और सरकार के लिए अच्छा है। अच्छा, तो यूरिया के अलावा भी हमारा कोई नया कोई प्रोडक्शन ऐसा सर एक नैनो DAP का हम लोग का अभी ट्रायल चल रहा है, जो कि लगभग पूरे भारतवर्ष में किसानों के प्लॉट पर सभी KVK में और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये ट्रायल लगभग कंप्लीट हो गया है। ICR में भी ये IRI में भी दिल्ली में भी इसका ट्रायल हुआ है, सरकार के यहाँ अप्लाई हो गया है। जैसे ही वहाँ से हम लोग को अनुमति मिल जाएगी तो हम लोग इसको बाज़ार में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तैयार हैं, और हम लोग आशा कर रहे हैं कि मार्च या अप्रैल में इसको हम लोग वाणिज्यिक उत्पादन। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत, और हमारे जो पहला नैनो प्लांट हुआ कलोल में उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कलोल गुजरात कलोल गुजरात माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया है। और अभी उनका मन की बात हो चाहे जहाँ भी पब्लिक फोरम उनका है, कृषि से संबंधित कोई बात होती है तो यूरिया का जरूर प्रयोग करते हैं। अच्छा उपेंद्र जी, ये सब तो कृषि की और सब हमारे देश के प्रगति खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में, और दूसरा एक होता है कि पर्यावरण संरक्षण में,
ये दोनों में कैसे इफ़को योगदान कर रहा है? पहला तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, इफ़को ने बहुत सारी काम जो कि जैसे किसान गोष्ठी के अलावे भी हम लोग कुछ डेवलपमेंट का काम करते हैं जिससे किसान का विकास हो सके जी। उसके आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम इफ़को के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे किसानों के हम लोग प्रदर्शन लगाते हैं, तो प्रदर्शन ला करके उनको हम लोग क्षेत्र दिवस के माध्यम से आसपास के गांव के किसानों को बुला करके दिखाते हैं और उसमें बताते हैं भाई देखिए आपने इसमें दानेदार यूरिया कितनी मात्रा प्रयोग हुआ, इसमें नैनो यूरिया का प्रयोग हुआ, इससे हमारा इतना आपकी लागत कम हुई और इतना आपका उत्पादन ज़्यादा हुआ, और जो उत्पादन हुआ उसका उपज भी मतलब गुणवत्तायुक्त होता है जिससे कि बाज़ार में जल्दी बिकता है और दर भी अधिक मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसानों को इम्पावर्ड कर रहा है और इसके आधार पर प्रगति बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, पर्यावरण के विकास के खास करके आजकल क्लाइमेट चेंज चारों तरफ दो चीज़ बहुत ही अच्छा अहम है इफ़को के लिए, इफ़को ने कर रही है। एक तो जैव उर्वरक का उत्पादन करके किसानों को मुहैया करा रहा है और जो भी दूसरा जैव उर्वरक है उससे कम कीमत पर दे रहा है। दूसरा है जैव उर्वरक क्या क्या है ये जैव उर्वरक सर एक तरह के पहले वो दानेदार आता था, अभी हम लोग इसको लिक्विड फॉर्म में लाए हैं। अच्छा। और इसको किसान जब अपने खेत में अप्लाई करते हैं, इसको 3 तरह से अप्लाई किया जाता है। जैव उर्वरक एक्चुअली सर वो बैक्टीरिया जीवाणु का समूह है। अच्छा, माने जैविक खाद जिसको बोलते हैं, जैविक खाद जिसको कहते हैं। तो वो उसमें जीवाणु भरा हुआ है, उसमें नाइट्रोजन का भी जीवाणु है, पीएस भी है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसमें फास्फोरस का बैक्टीरिया है, और पोटास का मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, उसमें पोटास का बैक्टीरिया है, जिंक भी जैव उर्वरक है। और इन सबों को मिलाकर के हम लोगों ने एक जैव उर्वरक बनवाया है जिसको NPK कंसोर्टिया कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों जीवाणु हैं। तो नाइट्रोजन के जो बैक्टीरिया हैं वो वायुमंडल में जो कि हमारा 79% नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको वो एब्जॉर्ब करके पौधा फसल को देता है। और फास्फोरस और पोटास जब हम खेत में डालते हैं उर्वरक के रूप में, तो बहुत सारा फास्फोरस और पोटास मिट्टी में घुलनशील रह जाता है, जो कि एक क्या कहते हैं सीमेंटिंग एजेंट काम कर जाता है। वो सीमेंट जैसा बन जाता है जिससे मिट्टी हमारी कठोर हो जाती है, उसमें पानी का भाव भी कम हो जाता है। तो जब हम जैव उर्वरक डालते हैं तो फास्फोरस बैक्टीरिया या पोटेशियम बैक्टीरिया जो है वो उस पर काम कर उसको घुलनशील बनाता है और फसल को उपलब्ध कराता है। ये खास करके किस किस फसल के लिए ये उपयोगी है? सब फसल के लिए उपलब्ध है। मतलब गेहूँ, धान, गेहूँ, चना, मटर, मसूर सबके लिए, इवन सब्जी के फसल के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। और जो भी खेती अवगत होने जैविक खेती होती है तो उसका उपज भी लगभग बराबर होता है और कीमत ज़्यादा मिलता है। अच्छा, मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा उपेंद्र जी, कोई स्लोगन वगैरह भी आपके मतलब आत्मनिर्भर किसान या आत्मनिर्भर गांव, इस टाइप का कोई स्लोगन भी इफ़को का? जी हाँ है। कृषि या आत्मनिर्भर कृषि, इस टाइप का भी कुछ स्लोगन, उसका क्या तात्पर्य है? एक्चुअली सर आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर किसान जो है जी, अगर किसान सही माने में खेती करते हैं नैनो यूरिया के प्रयोग से, तो आत्मनिर्भर कृषि और क्या है इसका आत्मनिर्भर भारत, ये सर एक्चुअली हम लोग अभी यूरिया का जो है लगभग 2 लाख टन यूरिया का इंपोर्ट करते हैं। और अगर हमारा नैनो यूरिया बढ़िया से हो जा रहा थी तो हम लोग दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, भारत में स्वयं उत्पादन करेंगे और किसानों को भारतीय उर्वरक उपलब्ध हो जाएगा। मतलब यूरिया जो खाद हम बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है वो 2 लाख टन हम बाहर से आयात करते हैं। जी। और जब हम नैनो यूरिया या नैनो DAP या इस प्रकार का जो अगर डेवलप कर लेते हैं और मार्केट में इसको देते हैं तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये इस माध्यम से हम अपने किसानों को, कृषि को और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे मन में था कि ये नीम कोटेड यूरिया, ये क्या है? ये इसका क्या मतलब तात्पर्य है? एक्चुअली सर जब हम शुरू में आरंभ में किए थे कि हम लोग जब यूरिया का प्रयोग करते हैं
तो लगभग 70% हमारा यूरिया बर्बाद हो जाता है। अगर हम उसको जब नैनो नहीं था तब भी हम इफ्को ने सोच रही थी, जब सरकार भी सोच रही थी कि हमको यूरिया को अधिक से अधिक ऐसे प्रयोग में लाया जाए। तो अगर उस पर हम नीम कोटिंग कर देते हैं, नीम का तेल का कोटिंग कर देते हैं, तो उसका रिलीज थोड़ा स्लो हो जाता है, धीरे धीरे पौधा को मिलता है दाने पर। जी, दाने पर, और वो ज़्यादा दिन तक पौधा को उपलब्ध होता है। लेकिन बहुत उसमें कारगर नहीं हो पाया। उसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि जो खेती के अलावे नाइट्रोजन यूरिया जो प्रयोग हो रहा था दूसरे क्षेत्र में, जैसे कि कुछ ये किस किस क्षेत्र में यूरिया का और किस किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं? इसका सर कुछ अथी में, ये क्या नाम है आपको, फर्नीचर वगैरह में भी यूज़ होता है, और मेडिसिन में भी कहीं कहीं लोग कुछ जो शराब वराब बनाने में भी, काम बनाने में यूज होता है। अच्छा, सोडा वगैरह, सोडा, शराब जी, वगैरह जी। बनाने में, तो वो इसमें इसको रोक हो गई, प्रतिबंध हो गया। उसमें नीम प्रोटीन होने से इसका प्रयोग वहाँ नहीं हो पाता। अच्छा, यानी इलीगली उपयोग करते थे सोडा शराब बनाने में। तो नीम कोटेड यूरिया आया तो इसके कारण इस क्षेत्र में जो चोरी होती थी, भ्रष्टाचार था, वो रुक गया, और लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ जो हो रहा था उसमें भी काफ़ी वो रोक लग गया। अच्छा, सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ओवरऑल ये देश तो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में जो इफ्को है वह कृषि प्रधान देश का जो ये क्षेत्र है उसमें कैसे, किस तरह से किसानों को तो कर ही रहा है, अन्य क्षेत्र में कैसे इफ्को योगदान कर रहा है? इफ्को सर मुख्य रूप से तो कृषि में ही योगदान कर रहा है। साथ साथ सर जैसे हम लोग का किसानों के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी, जैसे कि हम लोग कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, कहीं का बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, फुटबॉल का है टीम या कोई क्रिकेट का टीम है, तो उसको भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। साथ में सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से कई तरह के सामाजिक कार्यक्रम भी होता है, जैसे कि कहीं पर कोई धार्मिक संस्था है, वहाँ पर भी हम लोगों का दान रहता है। यानी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, इस सबको डेवलप गति प्रदान करने में काम कर रही है इफ्को की बड़ी भूमिका है। अच्छा, एक चीज़ और था कि अपने पूरे राज्य में कितनी सहकारी समितियां इफ्को के साथ जुड़ी हुई होगी? लगभग सर झारखंड राज्य में लगभग 1500-1600 सहकारी समितियां यहाँ पर कार्यरत हैं। वैसे तो जुड़ी हुई ज़्यादा हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में 1500 से 1600 सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, और वो इफ्को से सीधी कोई बीच में मिडलमैन नहीं है, सीधे वो हमें पैसा भेजते हैं आरटीजीएस के माध्यम से, और वो हम उनको उर्वरक देते हैं, और वो सीधे वेयर हाउस उठा करके उर्वरक अपने किसानों को मुहैया कराते हैं। अच्छा उपेंद्र जी, आप से एक और बड़ी आंतरिक प्रश्न है, लेकिन वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन सी समस्या आती है काम करने में? विपणन का क्षेत्र है आपका बहुत महत्वपूर्ण तो सर जैसे कि अभी हम नैनो की बात कर रहे थे जी, तो अभी समस्या है नैनो में, किसान की स्प्रे करने से भागते हैं जी। वो उनको दानेदार यूरिया छींटने में आसान लगता है और वो आसानी से छींट देते हैं। तो हम लोग इसके लिए उनको प्रेरित भी कर रहे हैं। हर ज़िले में, हर ब्लॉक लेवल पर या पंचायत लेवल पर किसान गोष्ठी कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं भाई नैनो यूरिया का प्रयोग करिए, ये फ़ायदा आपका है। और यहाँ तक सर हम लोग प्रत्येक रिटेलर को स्प्रेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। अच्छा, ये नैनो के लिए? जी, नैनो के लिए हर प्रत्येक किसान को? प्रत्येक सेल्स पॉइंट को। अच्छा, सेल्स पॉइंट को सोसाइटीज़ हैं या फिर हमारे जो विक्रेता बंधु हैं, उनको हम लोग जैसा बेच रहे हैं उस आधार पर कहीं 1, कहीं 10, कहीं 5 इस टाइप से उनको हम दे रहे हैं। और किसान उनके यहाँ से आते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ले जाते हैं और स्प्रे करके पुनः उनके यहाँ वापस कर देते हैं, फिर दूसरे किसान को दिया जाता है। अच्छा, कितने किसान जुड़े हुए होंगे अपने साथ लगभग? सर हमने शुरू में कहा है लगभग झारखंड राज्य में कुल उर्वरक का 33% आप बेचते हैं? हम बेचते हैं। तो लगभग 33% किसान झारखंड के जुटे हुए हैं इफ्को से। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि नैनो के छिड़काव करना, तो इसके लिए क्या स्प्रे कुछ अलग टाइप का भी होता है? नहीं, कोई स्प्रे नहीं है सर, इसलिए वही भी स्प्रे है। सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि स्प्रे या तो हम बैटरी चालित स्प्रे से करें या पावर स्प्रेयर से करें, और उसमें जो नोज़ल हो
वो कट नोजल हो, जिससे कि उसका फुहारा ज़्यादा बने और अधिक से अधिक पौधा को कवर करे। अच्छा, एक प्रश्न और जी सर। ये है कि जैसे मतलब किसानों को कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, नैनो का भी कर रहे हैं, और सब कुछ करने के बाद भी किसान इस पर नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या नहीं सर, जाएंगे। अभी सर कहा ना कि 2021 में ये आरंभ हुआ है जी, और हम लोग को उम्मीद है, अभी हम लोग लगभग 6 करोड़ 8 करोड़ बोतल बना रहे हैं। अगले वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष में 23-24 में हम लोग 17 करोड़ किसानों तक बोतल बनाएंगे और उससे किसानों, अभी तक हम लोग अगस्त 2021 से जनवरी आज 25 तारीख है, लगभग 5 लाख बोतल बना चुके हैं। अच्छा, चंद शब्दों में हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, चंद किसान नैनो यूरिया अपनाएं और अपने आप को जो प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है कि 2000 था तो 22 तक ही, लेकिन जो लागत हमारी आमदनी दुगना हो, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं अगर नैनो यूरिया का, नैनो DAP का किसान प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लागत कमेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आय दुगनी होगी। आपका संदेश है कि किसान नैनो पर जाएं, जी बिल्कुल, नैनो यूरिया अपनाएं, नैनो DAP अपनाएं और अपनी खेती को समुन्नत करें और कृषि को विकसित करें, आत्मनिर्भर भारत बनावें। इसी विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया और बेहद गंभीरता के साथ और बेहद समझदारी के साथ भूपेंद्र जी ने हम लोगों को बताया कि किस प्रकार से इफ़को हमारे लिए उपयोगी है, इफ़को का नैनो उपयोगी है, कृषि का विकास कर रहा है। ऐसे ही विषयों को लेकर के हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार।